हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। आज है 2 अगस्त और आज है संडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पिछले वीक में एक लेक्चर आया था, वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 30 जुलाई का वो एडिटोरियल था, तो वो देखते हैं हम लोग वो एडिटोरियल, क्योंकि आज जो था, आज उतने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं आए थे, तो मैं पिछले वीक में जो इम्पोर्टेंट था उसको डिस्कस करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये एडिटोरियल जो आपका था, ये था ए क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी। तो मैं आपको पहले इसका जो बेसिक मतलब जो एडिटोरियल में जो राइटर कहना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक्चुअल में ये है क्या कि अभी कोविड-19 चल रहा है पूरे दुनिया में। तो इस समय देखेंगे आप, तो ये जो साइबर अटैक हैं, ये आपके मतलब किसी भी अकाउंट पे, चाहे वो अमेज़ॉन हो, एप्पल हो, गूगल हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, हर कंपनी के अकाउंट पे हुए हैं। प्लस कितने यूट्यूब चैनल्स हैक हो गए। प्लस इसके बाद आपने भी देखा होगा आपके मोबाइल पे कोविड-19 से रिलेटेड स्पैम मैसेजेस, और फिर इसके बाद और फर्जी कॉल्स आते होंगे। तो ये सब बस क्या है, इनका मेन एम है आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाना। मतलब आपका बैंक अकाउंट लेकर के वो डिटेल्स लेंगे, फिर इसके बाद डिटेल्स आपको बैंक अधिकारी बन के फ़ोन करेंगे, या फिर कोई ऐसा पेज क्रिएट कर देंगे जो आपको लगेगा कि आपकी जो भी आप बैंक यूज़ करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, उस बैंक का होम पेज है। तो इस तरह से जो अभी कोविड-19 के समय जो साइबर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, लोगों को मतलब जितने भी पैसे मतलब जो उन्होंने हैक किए, दूसरों की मेहनत की कमाई उन्होंने चुराई, तो वो सब चीज़ों से है कि मतलब एक तो कोविड-19 पूरी दुनिया उससे परेशान है, लाखों लोग मर रहे हैं। दूसरी ये हरकतें ऐसे कुछ हैं जो मतलब समाज के पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। एक तो खुद ही आग लगी हुई है पूरी दुनिया में, दूसरे ये फिर से भी उसमें और तेल डालने का काम कर रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं उस आग में, सीधे बोले तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक ये आर्टिकल आया था 30 जुलाई को, और एक आया था शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड। इसमें ये बताया गया कि जो अभी इंडिया ने चाइना के जो 59 ऐप बैन कर दिए, अभी 47 फिर बैन किए हैं। जो 59 ऐप बैन कर दिए, तो वो बैन करना कहाँ तक सही है, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। मैं दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहले ये देखते हैं, आज के प्रतियोगी वातावरण में बेहतर व्यवस्था, व्यापारिक अनुबंध होने चाहिए, किंतु एक सुरक्षा कवच के साथ। मतलब कि आज जो आप एग्रीमेंट करते हो दूसरों से, जैसे कोई कंपनी आपने बुला लिया अमेरिका से, अमेजोन, अब वो आगे इंडिया में काम कर रही है, तो जो आपने उसको बुलाया, एग्रीमेंट किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन आपको डेटा प्रोटेक्शन जो अभी चल रहा है देश में, डेटा लोकलाइजेशन आपने बहुत सुना होगा। तो ऐसी चीज़ों को पहले अपने जो नागरिक हैं उनको पहले उनकी सेफ्टी रखिए, उनकी जो प्राइवेसी है उनको सेफ रखिए, कि इनका ये पर्सनल डेटा है, नॉन पर्सनल डेटा है, किसको हमें यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करने के लिए इनको रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ये ऐसे डेटा को यूज़ न कर पाएँ। क्योंकि ये डेटा है आजकल, जो दुनिया है वो डिजिटल मोड में चल रही है। तो इसमें क्या है कि डेटा का ही खेल है। जिसके पास डेटा है, अब मान लो कोई है, अब कोई कंट्री है, उसके पास आपके कंट्री के जितने भी लोग हैं उनका डेटा है, तो कभी भी आपके ऊपर वो डेटा का मिसयूज़ करके आपको दबा सकती है। जैसे अभी टिकटॉक को बैन करने का मेन रीज़न यही था। फिर लिखा है, एप्पल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बाजार में ट्रिलियन डॉलर की राशि जोड़ी गई 2020 में, तथा मतलब 2020 में इन्होंने मार्केट में ट्रिलियन की मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और सब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ साइबर अटैक भी बढ़ रहा है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ों को रोकें, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए हुए हैं और सब चीज़ें, तो इनको मिलके काम करना चाहिए कि साइबर अटैक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा न हो पाए किसी भी कंट्री या किसी भी जैसे कोई देश है तो उसका जो वो डिफेंस डिपार्टमेंट है उस पर ना हो पाए और सब चीज़ों पे। तो फिर देखते हैं, अप्रैल 2020 के एक सप्ताह में 18 ट्रिलियन प्रतिदिन मालवेयर और कोविड-19 से संबंधित फिशिंग ईमेल्स एक सिंगल ईमेल प्रदाता से भेजे गए, तथा कोविड-19 से ही संबंधित 240 मिलियन स्पैम मैसेजेस भेजे गए। इसका मतलब देखिए, मैं मालवेयर बता देता हूँ। मालवेयर क्या होते हैं कि ये एक तरह के सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो आपको मतलब आपके कंप्यूटर को जितना भी डाटा है उसको चोरी करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा कंप्यूटरों को हैक कर सकते हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसलिए आप जब भी कंप्यूटर, आपको मैं पर्सनली राय देता हूँ, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करो या कुछ भी करो इस टाइम, तो वो अपने मेन अकाउंट से मत करो,
क्योंकि जितनी भी वेबसाइट है, क्या पता कौन किसने पेज डिज़ाइन किया हुआ है, क्या है। वेबसाइट तो मतलब ट्रस्टेड है, लेकिन जो आजकल हैकर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है हर चीज़ों में। अभी डेटा भी दिया हुआ है कि 1,20,000 डॉलर उड़ा दिए गए। यहाँ तक कि ट्विटर जो बिल गेट्स है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करो तो उस ट्रांजैक्शन को मतलब सेफली करो, और जो फालतू मैसेजेस आए, कभी किसी का कॉल आ जाए ओटीपी बताओ, ये ऐसा कभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि बैंक आपसे कभी ओटीपी या कुछ नहीं मांगता है। तो ऐसी चीज़ों से आप भी सावधान रहो। फिर इसके बाद लिखा है कि जो फिशिंग ईमेल्स होते हैं, फिशिंग ईमेल्स भी वही होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको जैसे ईमेल की बम्बार्डमेंट होती है, उसमें इतने ज़्यादा ईमेल भेजेंगे कि आपके अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। और फिशिंग ईमेल्स भी इसी टाइप के होते हैं। वो आपके मतलब चैनल पे आएंगे, आपके जो पर्सनल जो डेटा है, आपका जो पर्सनल जानकारी जैसे बैंक की और सब डिटेल्स वो चोरी करते हैं, फिशिंग ईमेल्स और मॉलवेयर। तो ट्विटर हैकर्स ने सार्वजनिक रूप से 1,20,000 डॉलर उड़ाए तथा ऑनलाइन फिरौती द्वारा कैलिफोर्निया में 116.4 बिटकॉइन से 1.4 मिलियन डॉलर उड़ाए। तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने कैलिफोर्निया को इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि देखिए अमेरिका क्या है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो जब आप सोचिए कैलिफोर्निया में ये इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, तो और सब दुनिया के जो देश है उनकी बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए राइटर ने कैलिफोर्निया को ऐड किया। इसमें 1 जो बिटकॉइंस है, ये बिटकॉइंस था, उसको कन्वर्ट किया, उतनी राशि आई। मतलब वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी बताया गया कि वह राज्यकारी तत्व द्वारा साइबर अटैक का शिकार हुआ। मतलब ये जो राज्यकारी तत्व इसमें लिखा हुआ है, स्टेट एक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो राज्यकारी तत्व का मतलब है कि किसी राष्ट्र द्वारा, अन्य राष्ट्र द्वारा, मतलब कोई मान लीजिए चाइना ने, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप, चाइना ने अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चाइना के कुछ हैं जो साइबर वो हैकर थे, जो एथिकल हैकर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की किसी वेबसाइट या उस पर या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। तो वो राज्यकारी तत्व हैं। अगर अगर वो ऐसे उसी राज्य से संबंधित हैं तो वो नॉन स्टेट एक्टर हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक स्टेट एक्टर, एक नॉन स्टेट एक्टर। हिंदी में बोले तो राज्यकारी तत्व, गैर राज्यकारी तत्व। अमेरिका द्वारा चीन पर आरोप लगाया गया कि वह उनके स्वास्थ्य अनुसंधान संगठनों जो कि कोरोना वैक्सीन पर कार्य कर रहे हैं, वह उन्हें हैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप वाला खेल चल रहा है, अमेरिका चाइना। अमेरिका बोल रहा है कि तुमने किया, चाइना बोल रहा है तुमने किया। तो अभी अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने ये बोला चाइना को कि इनके जो हैकर हैं वो हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल फील्ड में एक्टिव हैं, उनकी वेबसाइट को वो हैक करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम द्वारा भी ऐसा आरोप रूस के ऊपर लगाया गया कि वो वैक्सीन पर कार्य कर रही फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर अटैक कर रहा है। मतलब यूके ने रूस पर ब्लेम किया है कि इनके जो हैकर हैं वो भी हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक तो कोविड-19 चल रहा है दुनिया में, और ये दुनिया के जो अच्छे मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वो अगर ऐसी हरकतें करेंगे, जो रेलगाड़ी उसका इंजन ही अगर उल्टी सीधे हरकतें करेगा तो बाकी डिब्बे तो ऐसे ही बेपटरी हो जाएंगे। तो इसलिए पहले इंजन को सही होना होगा। और ये हैं ऐसे देश जो इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकते हैं साथ में मिल करके WHO के। लेकिन अभी देखा ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी फंडिंग बंद कर दी हु की। ऐसे समय में फंडिंग बंद करने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। भारत द्वारा चीन के 59 ऐप्स को बैन करना भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए विघातक गतिविधियों में संलिप्त है, जो कि एक जटिलता की एक और परत चढ़ा देता है साइबर स्पेस की होड़ में। अभी भारत द्वारा अपने कि हम आंतरिक सुरक्षा और अखंडता का मामला देकर के चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया। तो ठीक है, आपने बैन कर दिए, जरूरी भी था कि जब इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी संप्रभुता और सोवेनिटी का अगर मामला आ जाए तो हम किसी भी राष्ट्र से कोई भी राजनीतिक संबंध तोड़ सकते हैं। पहले अपनी सुरक्षा है, फिर बाद में दूसरों की सुरक्षा है ना। लेकिन फिर देखिए आगे, साइबर असुरक्षा व्यक्तिगत, संस्थागत एवं राष्ट्र प्रत्येक स्तर पर कोविड-19 के समय बढ़ गई है। ये देख रहे हैं, चाहे हमारी हो, हमारा अकाउंट हैक हो सकता है, हमारे अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हो या किसी देश की हो, सब पर ये खतरा मंडरा रहा है। जब हम डिजिटल संपर्क के नए तरीकों को अपना रहे हैं और हमारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा डिजिटल हो रहा है, तो हम परिवर्तन के अंतर्गत आने वाले मानक को हम में से अधिकांश समझ नहीं पाते।
ना देखिए, आप जब इस टाइम पे देश में अपने इंडिया में देख लीजिए, जितने भी काम हैं सब ज़्यादातर ऑनलाइन करिए, जैसे पासपोर्ट बनवाना सब कुछ आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो जब आप इतने सब चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था भी तो करो, कि मतलब कि ये अगर इस पे साइबर अटैक होता है तो हम चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे, कैसे उससे उस मुश्किल का सामना करेंगे। पता चले सब कुछ कर दिया ऑनलाइन, एक बैग किसी ने, कि चाइना ने मान लीजिए साइबर अटैक किसी भी कंट्री के लोग ने किया साइबर अटैक, तो सब सिस्टम बर्बाद, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जब आप किला बना रहे हो तो किले की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैयार करो। सीमा रहित साइबर स्पेस वैश्विक मुद्दे के रूप में उठाया नहीं जाता है, यह एक भ्रम है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार संपर्क को मजबूत किया जाता है। अब जैसे कोई भी राष्ट्र, मान लीजिए चाइना, चाइना द्वारा इंडिया के, मान लीजिए किसी भी अकाउंट या मेरे ऊपर चाइना कुछ लोगों ने साइबर अटैक किया, मेरा कंप्यूटर का जितना डाटा था वो हैक कर लिया। तो इस तरह से क्या, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बननी चाहिए, ये चाइना की बननी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई देश पल्ला झाड़ ले, मुझसे क्या मतलब, साइबर अटैक आपके देश में आप देखो। नहीं, साइबर अटैक जिस देश से हो रहा है, जिस देश के लोग कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो उन चीज़ों को मैनेज करे देश में, कि नहीं ऐसी हरकतें हमारे देश के लोग नहीं करेंगे बाहर। तो फिर इंटरनेट भौतिक असंरचना पर निर्भर करता है कि जो राष्ट्रीय नियंत्रण में है, इसलिए वह सीमा नियंत्रण के अधीन आता है। वही बात है कि हर राष्ट्र की अपनी जिम्मेदारी है। प्रत्येक राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए अपना कानून लागू करता है। राष्ट्र साइबर सुरक्षा के लिए कानून बनाने तथा सार्वजनिक भलाई के लिए जिम्मेदार है। 1998 में रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचना और संप्रेषण तकनीक को उठाया गया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 6 ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स का गठन किया गया। मतलब ये मुद्दा जो था, ये पहली बार रूस ने 1998 में उठाया, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। फिर एक 6 ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स का गठन किया। देखिए, आज आप देखेंगे यूएन में, चाहे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, उसमें आपको हर मुद्दे, यूएन एसडीजी में सब कुछ रखा गया है। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में जब पूरी दुनिया 5G की तरफ जा रही है, तो आपको साइबर अटैक जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर विचार करने चाहिए। पर्यावरण का आप मुद्दा उठाते हो, आतंकवाद के मुद्दे पे आगे आते हो, प्लस इसके बाद कोई भी संप्रदाय हो, गरीबी, हर मुद्दे पे आप आते हो, तो आपको साइबर सिक्योरिटी का ये मुद्दा लेके आना चाहिए। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पर्यावरण अपराध, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया जाता है, किंतु इंटरनेट गवर्नेंस, विकास और डिजिटल प्राइवेसी जैसे मुद्दों को बाहर रखा गया है। वही बात है। अतः जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विनियामक और नियंत्रक का कार्य करता है, उसी तरह साइबर सुरक्षा क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियामक एजेंसी होनी चाहिए। जैसे देखिए, WHO क्या है, हेल्थ सेक्टर को देखता है। वर्ल्ड बैंक ये वो जो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसका विकास करो, इन सब चीज़ों को देखता है। IMF लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर ऐसी चीज़ें, अगर आपने ऐसी संस्थाएं बना रखी हैं, FATF है जो आप फंडिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट फंडिंग और सब चीज़ों के लिए बना रखा है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो इन सब चीज़ों को देखे कि मतलब इस देश के ऊपर ये चाइना ना अटैक कर पाए, रूस के ऊपर, रूस चाइना के ऊपर ना कर पाए, ना इंडिया उसके ऊपर कर पाए। मतलब सब चीज़ों को एक नियम के दायरे में लाए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। बिना नियम के तो सब मनमाने सांड है, जो इधर भागे उधर भागे। प्रत्येक राष्ट्र को इस विषय में अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ये भी करना चाहिए जब आप एजेंसी बनाओ तो उसमें जो भी राष्ट्र है उनको अपनी जवाबदेहिता देनी हो कि हाँ, मेरे राष्ट्र से इस तरफ से अगर कोई घटना होती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं जवाबदेह हूँ इसके लिए। भारत को यूरोपियन संघ के GDPR की तरह डाटा स्थानीयकरण से संबंधित प्रावधान लाना होगा। मतलब ये देखिए, ये सब चीज़ें मैंने कुछ अपने क्वेश्चन ऐड किए आर्टिकल में, वो आर्टिकल में असल में लिखी नहीं हुई थी। तो इसमें क्या है, GDPR जो था यूरोपीय संघ का, अगर वहाँ से आप डेटा बाहर ले जाते हो यूरोपियन यूनियन से, तो आपको उसके लिए या तो परमिशन लेनी, या तो ये अलाउड नहीं है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है। तो उसी तरह भारत को भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे यहाँ का जो पर्सनल डेटा है, जैसे आप देखिए पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे अभी एक समिति बनाई गई है, C कृष्णन करके है, तो उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि जो घरेलू कंपनियां हैं, जो स्वदेशी कंपनियां हैं, उनको नॉन पर्सनल डेटा के प्रयोग की अनुमति दे देनी चाहिए।
तो देखिए पर्सनल डेटा क्या है, जैसे आपका आधार कार्ड है तो इसमें देखिए जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी, जैसे आप कोई आधार कार्ड छोड़, जैसे आप कहीं शॉपिंग करते हो, अमेजोन पे गए, वहाँ वेबसाइट पे अपना नाम डाला, पता डाला, आधार कार्ड नंबर ही मान लीजिए डाल दिया, सब कुछ डाला, तो आपका पर्सनल डेटा है। नॉन पर्सनल क्या है, जैसे व्यक्ति का नाम नहीं पता चला, आपका नाम नहीं पता चला, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चली, बस ये पता चलेगा हाँ एक आदमी जो भी है इसने ये प्रोडक्ट परचेज किया है, इसका मतलब मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी क्वांटिटी ली है, कौन सा प्रोडक्ट लिया है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं जो आपसे पर्सनल, जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपकी पर्सनल नहीं है, तो नॉन पर्सनल डेटा है। और जो पर्सनल डेटा है वो आपके बारे में व्यक्तिगत जानकारी है। तो जो समिति बनाई गई है श्री कृष्णन करके, वो जो भी नाम नहीं मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि स्वदेशी जो कंपनियां हैं उनको नॉन पर्सनल डेटा यूज़ करने की अनुमति दे दो, ताकि वो पता कर सकें। अब जैसे बड़ी कंपनियां अमेज़ॉन को सब चीज़ें पता है, रोज़ शॉपिंग हो रही है फ्लिपकार्ट को कि हाँ कि इतना ये प्रोडक्ट यहाँ इतना बाई किया गया, इसकी डिमांड है, ये प्रोडक्ट लाओ मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को ये पता है, वो उसी प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसी प्रोडक्ट को वो प्रायोरिटी देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो, इस पर ऑफर हो, ये हो वो हो। तो ये सब चीज़ें जो छोटी कंपनियां हैं उनको भी तो मिलनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ की डिमांड है, तो सबका ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना बैलेंस, तो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस मेंटेन होना चाहिए देश में। तभी हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये सब कुछ तभी सही हो पाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, भारत सरकार को साइबर सुरक्षा हेतु बजट बढ़ाना चाहिए। ठीक बात है कि आप अगर ये सब कुछ डिजिटल कर रहे हो, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर वेबसाइट, हर काम आपका डिजिटल है, तो आपको जो बजट है इसमें बजट भी बढ़ाना चाहिए कि हाँ इसके लिए अलग से बजट एलोकेट करना चाहिए कि हाँ इतना पैसा हम इस चीज़ पे खर्च करेंगे। 29 जून को भारत सरकार अखंडता, निष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इन ऐप्स की कोई सार्वजनिक समीक्षा नहीं की गई थी और विशेष से यह गैर शहरी स्थानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए इस प्रतिबंध के निहितार्थ कोई आकलन नहीं किया गया था। मतलब कि ये जो अभी कंपनियां जो जिन्हें बैन किया गया वो भी पूछ रही हैं कि आखिर में बैन किस लिए किया गया। उन्होंने बोला हमने सब प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की, सब कुछ किया गया, हमें बैन क्यों किया गया। तो भारत सरकार का यही जवाब था कि हमारी सोवरेनिटी और संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में थी। तो इस पर तो कोई सवाल उठता ही नहीं आगे, जब ये बात बोल दी कि बात खत्म है। लेकिन आप यहाँ सही किया गया, बैन हो गया, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या भरोसा कब क्या हो जाए। लेकिन ये भी तो है कि आपको पब्लिक से तो पूछना चाहिए कि क्या हम इन चीज़ों को बैन करें, या फिर पब्लिक का भी रोल होना चाहिए ना। डेमोक्रेसी है तो पब्लिक का भी रोल तो कहीं ना कहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में। ये तो फिर ये तानाशाही बोलते हैं, क्या लोकतांत्रिक तानाशाही। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए कि जो गांव में, मतलब जो शहर में लोग नहीं रहते हैं, शहर के लोग तो जागरूक हैं, तो ये ऐप्स थे, इन पे कुछ लोग थे जो अपनी प्रतिक्रिया, मतलब अपने इमोशंस उस पर शो करते थे। हाँ ठीक है, ये बोला गया कि इमोशंस आप फेसबुक पे भी शो करते हो, तो दोनों चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना चाहिए। जैसे कुछ ने इमोशन शो करके ही मॉब लिंचिंग शुरू कर दी, कितने लोग मार दिए गए इस चीज़ में लेकर के। तो इमोशन से ऐसे शो करो जिससे सोसाइटी को नुकसान ना हो। अब ऐसे ना करो कि फिर इमोशन शो होने लगे तो फिर कोई पोस्ट आई, पोस्ट कर दिया। इस पर भी गवर्नमेंट को कोई वो अधिनियम या रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि ये जो कोई भी फालतू पोस्ट, कोई भी लाइव आ गया, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, दंगे करवा दो, ये करवा दो, मुसलमान ऐसे, हिंदू ऐसे, सिख ऐसे, ईसाई ऐसे। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए। सोशल मीडिया का जो वो नियंत्रण, जो रेगुलेट करने के लिए, उसको भी रूल बनाना चाहिए था। तो इस टॉपिक से अलग है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। टॉपिक जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। भारत जैसे अमेरिका ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया। अब देखिए ये जो बैन हुआ है, मैं बता दूं कि ये जो अमेरिका है और उसके सहयोगी हैं, तो अमेरिका का ट्रेड वार चल ही रहा है चाइना से, और फिर इसके बाद बचा इंडिया। तो इंडिया जो है, जब से 2014 से, पहले से इंडिया झुका हुआ है, लेकिन 2014 से बहुत ज़्यादा झुका हो गया। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तब से इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया है। उसके बाद कई एग्रीमेंट साइन हुए और सब चीज़ें हुई, 2 बार ट्रंप भी आ चुके हैं इंडिया तब से।
और फिर इसके बाद देखिए दोनों देश अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। और फिर इसके बाद भारत सहित अमेरिका के सहयोगी अब सोच रहे हैं क्या उन्हें हुवेई और जेटी जैसी कंपनियों को अपने 5G नेटवर्क बनाने की अनुमति देनी चाहिए। अब देखिए ये जो अमेरिका है उसके सहयोगी जो अमेरिका के एलाइज देश हैं, जैसे इंडिया हुआ, जापान हुआ, प्लस इसके बाद आपका ये दक्षिण कोरिया हुआ, ये सब देश हैं जो अमेरिका के समर्थित हैं। दुनिया देखिए दो गुटों में बटी हुई है, जैसे उत्तरी कोरिया प्लस इसके बाद चाइना और एक दो देश और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये सब का एक गुट बना हुआ है। और उधर अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, जापान, ये सब कंट्री मिलके अलग गुट बना लें। गुटबाजी कर रखी, इसी वजह से आज तक की वैक्सीन और उस पर काम नहीं हो पा रहा है। अगर मिल के काम करते, चाइना उनको एक्सेस देता कि आओ हमारे लैब में जितना जहाँ भी ये वायरस बना यहाँ पे आके चेक करो, फिर इसके बाद मिल के काम करते तो वैक्सीन पे शायद बेहतर रिजल्ट आते। लेकिन जो ये गुटबाजी कर चाइना ने एक्सेस नहीं दी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो इस तरह से दुनिया नहीं चलती है। आपको चीज़ों को समझना होगा, साथ में मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कोविड-19 पूरी दुनिया में है। और इसी बीच में साइबर इनसिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने लोगों के अकाउंट से पैसे, मेहनत की कमाई गायब हो रही है यार, ये सोचो। विशेष रूप से देशों के बीच प्रौद्योगिकी संबंधों का उपयोग किया जा रहा है और सुरक्षा रणनीतिक हितों को प्राप्त करने के लिए हेरफेर किया जा रहा है। भारत ने चीनी ऐप को सीमा विवाद के संदर्भ में प्रयोग किया तथा अमेरिका ने चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के मद्देनजर इसे प्रयोग किया। जैसे अमेरिका चाइना ट्रेड वार, ये तो चल ही रही है दुनिया में 2018 से, आप देख रहे होंगे। और फिर इसके बाद हुआ ये कि इंडिया ने क्या किया, अभी बॉर्डर पे टेंशन था दोनों देश के बीच में, लद्दाख में लेकर के, प्लस इसके बाद और सब एरियाज़ में टेंशन है। फिर इसके बाद इंडिया का उसी समय ये स्टेप उठाना अग्रेशन का, कि मतलब आपने 59 चीनी ऐप बैन कर दी और सब चीज़ें कर दी। तो ये आप देखिए, आप सही बताएं तो आपकी डिपेंडेंसी चाइना बहुत ज़्यादा है। आप API की बात कर लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो आप सब इंग्रेडिएंट्स वहीं से मंगाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाइना के ऊपर ही डिपेंड हो। सब दवाइयाँ जो आते हैं, जो बेसिक जो उसके कंपोनेंट हैं, वो तो चाइना से ही आते हैं ना। आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, सब जितनी चिप हैं सब वहीं डिजाइन होती हैं, वहीं से आती हैं, फिर आप यहाँ बेचते हो, सेलिंग करते हो। तो आपको चीज़ों को समझ के करना चाहिए। अब ऐसा अगर चाइना हाथ अपना खींच ले कि मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, एग्रीमेंट तोड़ ले सब, तो फिर इंडिया तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका अपनी, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट, उनका बस यही मानना है, वो बस अपना फ़ायदा दिखते हैं हर जगह। वो फ़ायदे की देन है कि आज वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं फ़ायदे को लेकर ही। तो इसी तरह है कि आपको सब चीज़ें समझ के तब करनी चाहिए। किसी देश का एलाई बन के, उसका सहयोगी बन के कि हम चाइना को इस तरह टैकल कर लेंगे, क्या 59 चीनी ऐप बनने से उसकी इकोनॉमी कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी इकोनॉमी, 8-10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तो भारत की चिंताजनक आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति ने इस प्रभाव को और बढ़ा दिया। वैश्विक प्रौद्योगिकी नियम जो अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, तथा यह डिजिटल विश्व के निर्माण को महत्वपूर्ण रूप दे सकता है। तो भारत को, सब पूरी दुनिया को जितने भी एक रेगुलेटरी बनाओ, उसके अंडर में सबको लाओ, फिर चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें ना हो कि दूसरे देश का डेटा चोरी करके वो अपने बेनिफिट में यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, भारत ऐसा नहीं है, भारत साइबर इनसिक्योरिटी को लेकर के कई चीज़ें कर चुका है। मतलब जितने भी ग्लोबल लेवल पे जो भी समिट होती है उसमें भी भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। भारत सरकार साइबर सुरक्षा में एक सक्रिय नोडल एजेंसी भी बनाई है, जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और भारत 6 ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स का प्रतिनिधि भी है। संयुक्त राष्ट्र, जो रूस द्वारा 1998 में जो UN से बात की गई, तो UN ने इसे बनाया। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स में भारत सक्रिय रूप से भागीदार है। फिर इसके बाद भारत द्वारा मई 2019 में क्राइस्टचर्च कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर चरमपंथी और हिंसक सामग्रियों को हटाने का प्रावधान किया गया। तो भारत सब चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बस इंडिया हर चीज़ करता है, बस इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, क्रियान्वयन की दिक्कत है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए, पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, फिर स्ट्रक्चर की जांच करो, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। यहाँ बस रूल जो हैं, जो भी रूल बुक है, सब वो बुक तक ही रह जाता है, ज़मीनी स्तर पे नहीं उतरता है।
तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। साइबर इनसिक्योरिटी को लेकर पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए, प्लस इसके बाद उनको कोई एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देनी चाहिए, उसे अधिकार दे देना चाहिए कि वो चीज़ों को रेगुलेट करे। प्रत्येक कंट्री को अपनी जवाबदेहिता सब कुछ जो भी आर्टिकल में है, आप आर्टिकल पढ़िए ध्यान से। और फिर इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जो कि जीएस सेकंड और थर्ड पेपर से है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, कोविड-19 के समय साइबर असुरक्षा एक वैश्विक चुनौती बनकर सामने आई है। इस बढ़ते हुए संकट के निदान संबंधी संभावित हल की तर्क सहित व्याख्या करें। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसे 200 से 250 वर्ड में लिखिएगा, और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे मैक्सिमम 150 वर्ड तक लिखिएगा। और अगर आप अदर्स एग्जाम एसएससी या अदर्स की कर रहे हो तो उसके लिए आप इसको ऐसे की तरह, छोटे ऐसे की तरह ले लीजिएगा। तो ये आपको यूपीएससी या यूपी पीसीएस के जीएस सेकंड या थर्ड पेपर में आएगा। तो चलिए इसको लिखिए, ट्राई करिए और देखिए कि आपने इस आर्टिकल से क्या सीखा। और जब आप, एक बात ये भी कि आप जब भी आंसर राइटिंग करिए तो आप ये एडिटोरियल ही मत देखिए, आप अलग से भी जो आपने पढ़ रखा है उन चीज़ों का रिवीजन करिए, तो उसको भी चीज़ों में ऐड करिए, जिससे कि आपको एक बेहतरीन आंसर आप लिख सकेंगे। तो आगे आप, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे तो चीज़ों देखिए। ये सब चीज़ें सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आप ये जो भी, जरूरी नहीं कि यूपीएससी तैयारी करने वाला बच्चा है वही इन सब चीज़ों को देखे, वो अपनी अवेयरनेस के लिए इन सब चीज़ों को देख सकता है, चाहे बच्चा हो, आदमी, बूढ़े, सब लोग देख सकते हो। बस लेक्चर है, आप ध्यान से सुनो, आपको चीज़ें पता आएंगी, समझ में आएंगी। फिर आप देखोगे बुद्धिजीवी वर्ग जो बोला जाता है ना, वो असल माने में ये होता है, चीज़ों को समझो, उनके एनालिसिस करो, उसका जो मूल्यांकन है वो दोनों तरफ से करो, फिर चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करो या जो भी करो आप। ऐसा नहीं कि बस बुद्धिजीवी नाम से ही आदमी बुद्धिजीवी होता है। बुद्धिजीवी होने के लिए आपको दो तरह के माइंड चाहिए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को, मैं इस